तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम मध्य प्रदेश सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या एमपी पीएससी की जो क्लास है प्रारंभ हो रही है, वहां से प्रारंभ हो रही है। और एमपी जीके में सबसे पहला जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं और आगे हम क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। इसके अलावा सबसे बेसिक नीड जो है एमपी के लिए, या मैं कहूं आप जब इंडिया पढ़े तो इंडिया के लिए सबसे बेसिक नीड वो है मैप। और मैप का आपको इस प्रकार रटा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो में बताया था कि सिलेबस कितना बेसिक नीड है, ठीक उसी प्रकार उतनी ही बेसिक नीड है हमें एमपी का मैप याद होना। जैसे अगर आप एमपी का मैप देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जिला कहां पर है। सबसे पहले हमें दिशाएं पता होना चाहिए, आखिर कौन सी दिशा कैसे होती है। देखिए अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस बोर्ड में, ये जो दिशा है ये नॉर्थ है, ये है जो है साउथ, ये जो है ईस्ट है और ये है वेस्ट। यानी मध्य प्रदेश के संबंध में हम इसको अगर ऐसे बांटकर चलेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ ये डायरेक्शंस हैं। अब सबसे आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है। ये कहीं ना कहीं बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो मैप से हमें पुटअप किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको कैसे मैप का एक एक जिला मध्य प्रदेश का याद हो, उसका सबसे सिंपल सा सूत्र है कि जब भी आप कभी भी पढ़ने बैठे तो आप सबसे पहले एमपी का मैप देखें और उसके साथ साथ आप एक एक जिले की बिल्कुल आउटलाइन में कहता हूं, आउटलाइन के साथ देखते चले कि कौन सा जिला कहां पर है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली तो किए जा सकते हैं लेकिन उनको मैप की बेसिक नीड से हम सही कर सकते हैं। जैसे इस बार 2024 का एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, जो ये भाग है दक्षिण पूर्वी, उसने ये पूछा था ये जो दक्षिण पूर्वी भाग है यहाँ पर किस शाखा से वर्षा होती है। अब जिस बच्चे को एमपी का मैप याद है उसने समझ गया कि हाँ भाई दक्षिण पूर्व की ये पूछ रहा है और किस शाखा से पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको एक और मैप याद होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का मैप भी अगर जिस बच्चे को याद था तो वो समझता बच्चा कि चलो भारत के मैप की बात कर रहा है और भारत का मैप ऐसे है, और उसने पूछा मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व किस शाखा से वर्षा होती है। तो आप सामान्य से अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप आराम से ला सकते थे। बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है और बंगाली खाड़ी शाखा से ही कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व में वर्षा मध्य प्रदेश में होती होगी। तो इससे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैप की कि कहीं ना कहीं आप समझकर देखिए कि मैप कितना बेसिक नीड होता है। अगर कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर नहीं होते ना कई बार, तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैप की बेसिक नीड से समझ या बेसिक समझ से हम सही कर देते हैं। अब मध्य प्रदेश का जो मैप है इसको आपको पूरा एक एक जिला मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक इसी प्रकार आपको अपने कॉपी में बनाते हुए चलना है। और बार बार मैं कह रहा हूँ जब भी पढ़ने दे बैठो ना तो उसके पूरे जिले आप देखते चलो। अब सबसे पहले मध्य प्रदेश की मैप की बात करें तो एक आपको स्लाइड लेकर पूरी मध्य प्रदेश का मैप बना के दिखाता हूँ कि आखिर किस प्रकार का मैप होता है। अब मध्य प्रदेश का जब हम मैप बनाए तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मध्य प्रदेश के जो आप इसको देखो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बैठे हुए ऊंट की तरह लगेगा कि जैसे जो है ना ये जो पार्ट है ना ये ऊंट के सिर के समान लगता है कि चाहिए ऊंट का सिर है, ये ऊंट का लगभग सिर जैसा लगता है और ये ऊंट की पीठ के जैसी लगती है, ये ऊंट की पीठ है। तो आप कहीं ना कहीं एक सामान्य जानवर से उदाहरण लेकर समझ सकते हो कि हाँ मध्य प्रदेश को हम सामान्य से उसकी पीठ बना दें और उसका सिर बना दें और ऐसे मध्य प्रदेश का हम पूरा 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 मैप बना लेंगे। जैसे यहाँ से आप कन्वर्ट करो तो ये उसके पैर है मुड़े हुए, ये उसका पीछे का हिस्सा है और ये ऐसे पूरा हम मैप एमपी का बिल्कुल ऐसे बेसिक से मैप आप आसानी से बहुत आउटलाइन उसकी बना सकते हैं। अब आज की क्लास में पूरा हम पहले मैप पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी जितनी होती है वो पूरी हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब मध्य प्रदेश का अब आपको सबसे पहले मैप बनाकर दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश का मैप किस प्रकार आप बेसिक नीड से समझ सकते हैं और किस प्रकार उसको बना सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का मैप अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था कि ऊंट की पीठ बनाओ सबसे पहले, जैसे ऊंट की हमने पीठ बनाई देखो ऐसे, जैसे ये हमने पीठ का हिस्सा बनाया ऊपर। फिर मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर उसका सिर जैसा लगता है तो बिल्कुल ऊंट का सिर हमने ऐसे बना दिया, ऊंट का मुंह यहाँ से हमने कन्वर्ट करा। फिर हमने देखा यहाँ से उसके पैर थे और ऐसे हमने पैर मोड़े, फिर पुनः उसके पीठ पर आए और ऐसे हमने सीधे बनाया और ऐसे उसका यहाँ पर हमने ये ऐसे हमने बना दिया।
बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस से ये मैप आपको क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा, और ये कहीं ना कोई ऐसे पूरे हम कंप्लीट मैप का मैप बना सकते हैं। अब इसमें हम जिले की आउटलाइनिंग भी करेंगे। अब जिस बच्चे को मैप नहीं आता वो सबसे पहले एक एक जिला यहाँ से देखता हुआ चले जाएगा कि यहाँ पर भाई श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, इस पूरे बेल्ट में ये पूरे जिले हैं। तो ऐसे ऐसे आपको एक एक जिले की आउटलाइनिंग बनानी पड़ेगी। अब चूंकि मैप मेरे को समझ में आता है तो मैं पूरे जिले आपको एक एक करके बताता चल रहा हूँ। जिले का पहला लेटर मैं आपको लिखता हुआ चला जाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये जिला यहाँ पर है। जैसे आप सबसे ऊपर मिलेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक जिला मिलेगा, उसका नाम है मुरैना। तो मैं एम लिख देता हूँ, एमू, मुरैना। मुरैना के बगल में यहाँ पर है कौन सा, भिंड, तो ये आपका है भिंड। इनके बीच में फंसा हुआ है ग्वालियर, ग्वालियर। यहाँ पर है हमारा श्योपुर, तो श्योपुर। फिर यहाँ पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश सीमा लगाता है वो दतिया। फिर बीच में जो जिला पड़ता है उसका नाम है शिवपुरी, शिवपुरी। अब यहाँ से हम इधर चलेंगे, शिवपुरी के बाद हमें जो जिला मिलता है उसका नाम है गुना, गुना के बाद राजगढ़, राजगढ़ के बाद यहाँ पर जिला पड़ता है आगर मालवा, आगर मालवा के बाद ये जो ऊपरी भाग निकला हुआ है वहां पर है नीमच, नीमच। उसके नीचे जो बिल्कुल एक जिला है उसका नाम है मंदसौर, और मंदसौर के नीचे आपको जब आओगे तो मंदसौर के नीचे आपको मिलेगा रतलाम, रतलाम के नीचे आपको मिलेगा झाबुआ, और झाबुआ के नीचे आपको मिलेगा अलीराजपुर, अलीराजपुर के नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बड़वानी, बड़वानी के बगल में ही आपको मिलेगा खरगोन, खरगोन के बगल में आपको मिलेगा खंडवा, खंडवा के नीचे ये जो भाग निकला हुआ है इसको हम कहते हैं बुरहानपुर, बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद अगर आप इधर बगल में आओगे तो आपको एक जिला मिलेगा, उसका नाम है बैतूल, बैतूल के बगल में छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के नीचे अभी एक भाग टूटकर अलग हुआ है जिसका नाम है पांडुर्णा, नया नया जिला बना पांडुर्णा, पांडुर्णा छिंदवाड़ा के बगल में एक जिला है इसका नाम है शिवनी, सिवनी के बगल में जो ये जो भाग निकला हुआ है बालाघाट, बालाघाट। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं इतनी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपको घर पर बैठकर ऐसे ही मैप बनाकर एक एक जिला आपको ऐसे लिखता हुआ चले जाना है, जिससे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैप अगर आपका क्लियर है ना तो आपके कई सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते जाते हैं मैप की वजह से। उसके बाद बालाघाट के अब हम यहाँ से कवर करेंगे। बालाघाट के यहाँ पर आप देखोगे तो जो बाहर की तरफ जिला है उसका नाम है सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली के जो पीछे जिला उसका नाम है सीधी, सिंगरौली, सीधी के बाद यहाँ पर शहडोल, शहडोल के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडौरी, और डिंडौरी के बाद जो जिला है उसका नाम है मंडला, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट। अब हम यहाँ पर आ गए थे शिवपुरी, शिवपुरी से हम नीचे चलते हैं, शिवपुरी के नीचे हमें एक मिलेगा, इसका नाम है, हमने शिवपुरी से अलग करके चंदेरी यहाँ पड़ता है उसका नाम है अशोकनगर, अशोकनगर के बाद यहाँ पर जिला पड़ेगा सागर, सागर के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद यहाँ पर जो कुंड में नया जिला बना है छोटा है वो है निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना, निवाड़ी के बगल में आपको जो जिला मिलेगा वो है सामान्यतः छतरपुर, छतरपुर के बाद जो आपको मिलेगा पन्ना, पन्ना के बाद सतना, सतना से ही जोड़कर एक नया जिला बना जिसका नाम है मैहर, सबसे लेटेस्ट जिला भी हमारे जो मध्य प्रदेश में वो मैहर है। मैहर, मैहर के बगल में रीवा, और रीवा से भी टूटकर एक नया जिला बना उसका नाम है मऊगंज, मऊगंज। अब ये तो हमारे हो गए सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिलों को आप काउंट करिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, यानी मध्य प्रदेश के 37 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले। अब 55 टोटल जिले कितने हैं, 55, 55 में से 37 अगर हमारे सीमावर्ती जिले हैं तो अब बचे कितने जिले, 18। तो 18 जिले हमारे कैसे हैं, अंतर्वर्ती जिले, अगर अर्थात ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। अब अंतर्वर्ती जिलों का जब आप मैप बनाओगे तो आपको सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल के नीचे आपको मिलेगा सीहोर, सीहोर के बाद यहाँ पर विदिशा, विदिशा के बाद रायसेन, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर। अब यहाँ पर आओगे रतलाम के बगल में आपको मिलेगा उज्जैन, उज्जैन के बाद उज्जैन के बगल में है देवास,
नहीं, उज्जैन के बगल में शाजापुर, शाजापुर। उज्जैन के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा देवास, देवास के नीचे आपको मिलेगा इंदौर, और इंदौर के बगल में यहाँ पर आपको मिलेगा धार, धार। अब धार हो गया, देवास हो गया, इंदौर। यहीं पर खंडवा के ऊपर आपको जो मिला वो जिला मिलेगा हरदा, हरदा के बगल में जिला मिलेगा होशंगाबाद, जिसका नया नाम क्या हो गया, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम के यानी नर से नर्मदापुरम, नर के बगल में एक और नर जिसका नाम है नरसिंहपुर, इसका नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद आपको यहां पर मिलेगा जबलपुर, जबलपुर के ऊपर आपको मिलेगा कटनी, कटनी के बगल में आपको मिलेगा उमरिया। उसके बाद यहां पर जो जिला है उमरिया, सागर, ये जो हमारे जिले हैं। इसके अलावा अगर आप और जिले देखेंगे, अब कौन सा जिला बच रहा है यहाँ पर, सागर, दमोह, यहाँ पर हमारा दमोह है, दमोह। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, नरसिंहपुर, यही लगभग टोटल हमारे जिले। अब आप देखिए अंतर्वर्ती जिले हमने स्टार्ट करे थे कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और लगभग एक जिला हमारा बच रहा है, वो जिला होना चाहिए, अब मैप में से देख लेते हैं थोड़ा सा। लगभग सारे जिले हमने कवर कर लिए हैं। नहीं, सारे जिले हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल सही मैप बनाया हमारा, और बिल्कुल हमने कंठस्थ ये पूरे 55 जिले हमने कवर कर लिए हैं। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे ही मैप बिल्कुल आपको एक एक जिला बनाते हुए चलना है कि कौन सा जिला कहां पर है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है। इस प्रकार का आपको मैप बार बार हैंड रिटन अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कई क्वेश्चन यहां से पुट अप होते हैं। अब चूंकि हमने मध्य प्रदेश का मैप समझा, समझा कि टोटल 55 जिले हैं, 37 जिले सीमावर्ती हैं जो जिनकी सीमा लगती है, और 18 अंतर्वर्ती जिले हैं। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के मैप की स्थिति को समझा कि मध्य प्रदेश के मैप पे कौन से जिले कहां पर हैं। अब नेक्स्ट, अब मैं पूरा चार्ट बताना चाहता हूं कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, वो है ये कि अब पहला मैं जो मध्य भौगोलिक स्थिति हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति सबसे पहले हम पढ़ना है अक्षांशी देशांतरी विस्तार, यानी पृथ्वी पर मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, ये दोनों चीज हमें ये बताती है। सेकंड पढ़ेंगे जलवायु, थर्ड वर्षा, कर्क रेखा की भूमिका, और केंद्रीय बिंदु। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं भी मैंने ये नहीं लिखा कि पड़ोसी राज्यों से कैसे किस प्रकार सीमित हो, उसको भी हम कहीं ना कहीं इसी मैप में ना क्लियर करते हुए चलते हैं, यहीं से हम साथ चलते हैं कि आसपास के मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, इसको भी हम क्लियर यहीं से कर लेते हैं, जिससे फिर आगे के लिए हमारी कोई चीज नहीं रह जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन अन्य राज्यों से लगती है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि यह है मुरैना जिला, ये जिला है मुरैना। मुरैना सबसे मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है, वहीं बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, वहीं सिंगरौली मध्य प्रदेश सबसे पूर्वी जिला है, और अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। ये हमने ये 4 जिले पढ़े। अब यहाँ पर देखोगे कि मुरैना से एक सीमा जाती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से लगती है। जैसे मुरैना से यहाँ से जो सीमा गई, जो मध्य प्रदेश है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगरौली तक एक सीमा जहां पर विद्यमान है, एक राज्य जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, जिसे हम कहते हैं यूपी। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश की कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो वो है एक तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना। बस याद रखना मैहर की सीमा नहीं लगती, मैहर हमारा अंतर्वर्ती जिला है, रीवा, मऊगन और सिंगरौली। अब सिंगरौली यानी सीधी की रहती है, आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 जिले टोटल ऐसे हैं जिनकी सीमा हमारे उत्तर प्रदेश को क्या करती है, स्पर्श करती है। अब यहाँ पर बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है, यहाँ पर सीधी में कंफ्यूज हो जाता है, सीधी और मैं बार बार कहूँ मैहर, मैहर और सीधी को आपको बिल्कुल याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ से अगर बाय चांस पूछ लिए तो हम मैं बार बार कंफ्यूज यही हो जाता है कि शायद सीधी की भी लगता है ऐसा है, क्योंकि सीधी की सीमा इस पर छत्तीसगढ़ को करती है। कई बच्चे ये सोचता है कि शायद उत्तर प्रदेश को भी करती है, नहीं। अगर मैं सीधी सिंगरौली का आपको मैप बताऊं तो सिंगरौली ऐसे है और सीधी उसके पीछे ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है लेकिन यूपी से नहीं करता। तो ये उसका मैप है सीधी सिंगरौली, कंफ्यूज होना हमें बिल्कुल भी नहीं है। अब
तो मैंने आपको बताया कि 14 जिले जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब आइए कहां पर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो सिंगरौली से प्रारंभ होता है और इसकी सीमा जाती है कहां तक, लगभग बालाघाट तक। ये बालाघाट है ना, यहां तक स्पर्श जाती है। और लगभग आप काउंट करें, एक सीधी सिंगरौली, 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगभग 7 जिले हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़, कितने जिले, 7 जिले। कौन कौन से, सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बाला, यानी 7 जिले ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब छत्तीसगढ़ के नीचे जो मध्य प्रदेश की स्पर्श करती है सीमा, वो करती है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र प्रारंभ होता है अलीराजपुर से और जाता है बालाघाट तक। ये हमारा महाराष्ट्र में इसको लिख सकता हूं। और महाराष्ट्र जिले काउंट करते हैं, कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पांडुर्णा, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। अगर जिले काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लगभग 10 जिले हमारे महाराष्ट्र को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। 10 जिले हमारे महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं गुजरात। तो यहां पर हमारा गुजरात है। गुजरात से केवल और केवल मध्य प्रदेश के 2 जिले ही स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ और अलीराजपुर 2 जिले ऐसे हैं जो केवल मध्य प्रदेश के, ऐसे 2 जिले जो केवल गुजरात को 2 जिले स्पर्श करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। नेक्स्ट हमारा बचता है राजस्थान। राजस्थान प्रारंभ होता है मुरैना से और झाबुआ तक जाता है। अब यहाँ पर कितने जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। हम लिखते हैं राजस्थान। अब देखिए राजस्थान से कितने जिले स्पर्श करते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। यानी काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिले हमारे राजस्थान को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। यानी राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों से 10-10 जिले, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा जिले 14 जिले, फिर छत्तीसगढ़ से 7 जिले और सबसे कम जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं 2 जिले, झाबुआ और अलीराजपुर। अब यहाँ पर आप गौर से देखोगे, कई ऐसे जिले आपको मिलेंगे जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है और वो जिले हैं जैसे मुरैना। अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ो कि कौन कौन से जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से स्पर्श करती है। जैसे उत्तर में हमने देखा था मुरैना, मुरैना की सीमा 2 राज्य कौन कौन से स्पर्श करती थी, मैंने आपको बताया। एक राजस्थान को स्पर्श कर रही थी, एक राजस्थान को स्पर्श कर रही थी और दूसरा उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रही थी। वहीं फिर हमने जिला देखा कौन सा, झाबुआ और अलीराजपुर। ये दोनों जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, जैसे झाबुआ और अलीराजपुर। झाबुआ स्पर्श करता है राजस्थान प्लस गुजरात को, जबकि अलीराजपुर स्पर्श करता है गुजरात प्लस महाराष्ट्र को, गुजरात प्लस महाराष्ट्र को। अब और आइए नेक्स्ट और देखें, फिर आपको मिलेगा बालाघाट। बालाघाट ऐसा जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो बालाघाट आप देखेंगे तो बालाघाट की सीमा आप देखोगे महाराष्ट्र प्लस छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। फिर आप देखोगे यहाँ पर सिंगरौली, सिंगरौली की सीमा भी दो राज्यों को स्पर्श करती है। जैसे आप देखो सिंगरौली, और सिंगरौली की सीमा भी आपके छत्तीसगढ़ प्लस यूपी को स्पर्श करती है। अब एक जिला जो बार बार व्यक्ति भूल जाता है वो है शिवपुरी, कि शिवपुरी भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। यहाँ से यूपी पड़ता है, यहाँ से हमारा राजस्थान। तो आप देखोगे कि शिवपुरी जब आप देखोगे तो शिवपुरी की सीमा भी 2 राज्यों को स्पर्श करती है, वो है राजस्थान प्लस यूपी। यानी लगभग मुरैना, झाबुआ, अलीराजपुर, बालाघाट, सिंगरौली और शिवपुरी 3 3 6 जिले ऐसे जिनकी सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब हमने पूरा मैप का आउटलाइन समझ ली कि किस प्रकार मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश में कैसे जिले हैं, कितने सीमावर्ती जिले हैं, 37, 18 अंतर्वर्ती जिले हैं, कौन सा जिला उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा पश्चिमी है, कौन सा पूर्वी, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा ये पढ़ा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो हमने देखा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश 5 राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मध्य प्रदेश के संबंध में आप जानिए, वो ये है कि मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है, तो मध्य प्रदेश एक अंतर्वर्ती राज्य है। कैसा राज्य है, अंतर्वर्ती राज्य। कहने का तात्पर्य मैं क्या कह रहा हूं कि एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है ना समुद्र से
और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसकी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ना तो इस मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, ना तो जिसकी सीमा किसी अन्य देश से लगेगी, ना ही किसी समुद्र से लगती है। तो मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? भारत का एक अंतर्वर्ती राज्य है। अब नेक्स्ट जो हमने चार्ट पढ़ा था, अब हमारे चार्ट की बारी आती है, वो ये है कि सामान्यतः अब हमें पढ़ना है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, यानी पृथ्वी पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको हम समझते हैं। अब उससे पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर में आपको कह रहा हूं तो वो क्या होता है। वैसे तो ये सामान्यतः एक ज्योग्राफी का फुल टॉपिक है, विश्व के भूगोल में जाकर हम पढ़ते हैं, लेकिन बार मैं पढ़ा देता हूं कि एक शॉर्ट में हम समझते हैं। अगर अक्षांश और देशांतर है, शॉर्ट में बार बार कह रहा हूं, शॉर्ट में समझेंगे। जैसे मान के चलो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं मानव ने अपने सुविधाओं के लिए बनाई। जैसे एक रेखा उसने एक ऐसे बनाई, इसको 0 डिग्री नाम दिया, और ऐसी रेखाएं संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे खींची हुई हैं। 90 रेखाएं टोटल इसने खींची, 90 रेखाएं उत्तर, और इसको जो नाम, और 90 रेखाएं दक्षिण में खींची। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, इसको नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इसको नाम दिया मानव ने दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो मैंने आपको रेखाएं बताई है ना, इन्हीं रेखाओं को कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय, अक्षांशीय रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं क्यों इंपॉर्टेंट होती है सर? अक्षांशीय रेखाओं का इसलिए महत्व है क्योंकि इससे हम किसी क्षेत्र की अवस्थिति यानी लोकेशन की पृथ्वी पर पता कर पाते हैं कि आखिर उसकी लोकेशन कहां पर है। ये रेखा ऐसे खींची हुई, जैसे 0, फिर एक जाएगी 1 2 3 4, ऐसे टोटल 90 रेखाएं ऊपर है और 90 रेखाएं नीचे है। ठीक इसी प्रकार मानव ने अपने सुविधा के लिए, ये तो हो गई हमारी कैसी रेखाएं? हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल रेखाएं भी खींचिए, यानी क्षैतिज। अब हम खींचेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखा भी मानव ने सुविधा के लिए खींची, जैसे ये। ठीक उसी प्रकार ऐसे संपूर्ण पृथ्वी पर ये रेखाएं ऐसे खींची गई, और इनको, इन रेखाओं को जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है देशांतरीय रेखाएं, देशांतर रेखाएं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? तो आप पूछेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मैं बार बार, इसका इंपॉर्टेंस मानव ने अपनी सुविधाओं के लिए बनाई, तो इसका इंपॉर्टेंस है हम समय जानने के लिए। आखिर हम संपूर्ण पृथ्वी पर समय काउंट करते हैं ना, आज हम देखते हैं 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, क्यों? तो इन्हीं रेखाओं के माध्यम से किया था। ये जो मेन रेखा है, इसको 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, यानी सारी पृथ्वी पर जितनी भी जगह है उसका टाइम इसी से, सेंटर से, इसी जो पृथ्वी के सेंटर बोले आखिर में जो गुजरती है लंदन से। ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसको पूरा हम डिटेल में बाद में, अगर विश्व का भूगोल होता तो हम पढ़ते, लेकिन ये तो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि ये 0 डिग्री रेखा है, इसी से सारे पृथ्वी पर समय तय किया जाता है। अगर इसको 0 डिग्री मान के चलो तो इसको हमने बांटा कैसे? ये इसको 2 भागों में बांटते हैं, इसको ऐसे, और इनकी संख्या लगभग पृथ्वी पर 360 के आसपास है। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पूर्व दिशाएं मैंने आपको ये दिशाएं पढ़ाई, और यह है पश्चिमी गोलार्ध। अब इधर जाओगे तो टाइम हमेशा बढ़ता है, और इधर जाओगे तो टाइम हमेशा क्या होता है? घटता है। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। अब समझते हैं भारत। देखो मैंने आपको बताया ये ऐसे था, और ऐसे एक अक्षांश रेखा खींची थी, और ऐसे एक देशांतर रेखा खींची थी। अक्षांशों के आधार मैंने बताया था ये क्या था? उत्तरी गोलार्ध, और ये था दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर के आधार पर ये क्या था? पूर्वी गोलार्ध, और ये क्या था? पश्चिमी गोलार्ध। अब भारत को जब आप देखोगे ना, तो भारत आपका पड़ेगा इस वाले सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में भारत पड़ता है। निश्चित रूप से जब भारत यहीं पर है तो मध्य प्रदेश भी यहीं पर होगा। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये वाला पार्ट केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब अक्षांश रेखा ऐसे जा रही होगी इसमें, तो उनको बोलेंगे अक्षांशीय रेखाएं। और इसमें ऐसी देशांतर रेखा मैंने आपको बताई कई सारी खींची हुई, तो अक्षांश और देशांतर, यानी मध्य प्रदेश की स्थिति अक्षांश और देशांतर के बीच में होगी। और ऐसे जब हम बढ़ते चलेंगे तो हम अक्षांशों की बात करेंगे, और ऐसे जब बढ़ते चलेंगे देशांतरों की बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार भारत की भी एक अक्षांशीय स्थिति है। ऐसे बढ़ते हैं, जब हम लगभग में बात करूं क्षैतिज में, तो ऐसे हम बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं अक्षांशीय स्थिति, और जब हम लंबवत में बढ़ते हैं तो उसको देशांतरी स्थिति बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत की। अब भारत जब आपने बनाया, मान के चलो ये भारत है,
ये भारत है, तो भारत का एक अक्षांश यहाँ से क्या हो रहा होगा, प्रारंभ, ऊपर सरकार। तो ये एक अक्षांश रेखा यहाँ से जरूर आ रही होगी, बिल्कुल। तो ये जो भारत की अक्षांश रेखा, इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच में कई सारी रेखाएं होती हैं, इनको मिनट कहा जाता है, और ये जो देशांतर उनको डिग्री कहा जाता है, यानी डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर डिग्री चल रही थी, तो उसके संबंध में जब आप देखोगे तो भारत की जो प्रारंभ हुई है 8 डिग्री 4 मिनट से अक्षांशीय स्थिति से लेकर यहाँ तक जो भारत की स्थिति जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये अक्षांशीय स्थिति हमें पता पड़ी, मैं बार बार क्षैतिज हम जब अवस्था पढ़ेंगे तो अक्षांशीय स्थिति है। जब लंबवत स्थिति आप पढ़ोगे तो ये देशांतर रेखा एक गुजरात से गुजर रही होगी, और एक देशांतर रेखा यहाँ से हमारे अरुणाचल प्रदेश से गुजर रही होगी। तो ये जो देशांतर है 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत की स्थिति में आपको बता रहा हूं। अब निश्चित रूप से इन्हीं रेखाओं के बीच में मध्य प्रदेश की, जैसे आप 8 9 10 11 12 13 14, तो जब आप 21वीं रेखा पर आओगे तब से आपका मध्य प्रदेश प्रारंभ हो, 26 तक जाओगे तो आपका मध्य प्रदेश इसी अवस्था में है। फिर देशांतर 68 69 70 71 72 ऐसे चलते चले हो, तो ऐसे यहीं पर आपको मध्य प्रदेश आपको देखने को 74 वाली पे आपको मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर स्थिति प्राप्त होगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, समझ के देखिए कि भारत की स्थिति 8 से 37 डिग्री अक्षांशों के बीच, देशांतरी स्थिति 68 से 97 डिग्री के बीच। ठीक उसी प्रकार 8 से जब आप ऊपर की आओगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 से जो 21 डिग्री अक्षांश रेखा होगी वहां से मध्य प्रदेश प्रारंभ होगा और 26 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच गया होगा। 26 के बाद 27 28 29 30 37 तक हमारा भारत है, तो इसके बीच हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है। वहीं आप देशांतरी स्थिति पूर्वी गोलार्ध में आप बढ़ोगे पूर्व की तरफ, तो 68 69 70 71 72 73 ऐसे आप चढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा कि 74 डिग्री से 82 तक आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति है। अब ये जो हमारी अक्षांशीय देशांतरी स्थिति है, अब प्रॉपर मैं बताऊं आपको कि कैसे है। तो जैसे मध्य प्रदेश आपको ऐसे मिला, हमने ऐसा मध्य प्रदेश बनाया, मैं बार बार कह रहा हूं मैप की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश हमने बनाया, तो ये जो मध्य प्रदेश बना, तो यहां से जो रेखा जुड़ी वो कौन सी है, 21 डिग्री और 6 मिनट। मैंने आपको बताया दो अक्षांश रेखाओं के बीच में कई सारी लाइन है, उनको मिनट कहते हैं और इसको डिग्री कहते हैं, है ना। तो 21 डिग्री 6 मिनट से प्रारंभ होती है, यहाँ से हमारी अक्षांशीय स्थिति मध्य प्रदेश की, और ये मुरैना तक हमारा आखिरी अक्षांश जाता है, वो है 26 डिग्री 30 मिनट का, 30 मिनट। वहीं अब देशांतरी स्थिति मैंने आपको बताई थी, यहाँ से प्रारंभ हो गई भारत की, के बाद मैंने आपको बताई थी, जैसे हमने भारत पढ़ा था तो 68 69 70, तो 74 मैंने आपको बताया था, तो 74 डिग्री 9 मिनट यहां से गया होगा, 74 डिग्री 9 मिनट से ये सिंगरौली 82 डिग्री 48 मिनट। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कैसी है, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरी, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आपको, है ना। तो कई पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश अक्षांश स्थिति बताओ, तो आप सिंपल बता दोगे 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, और देशांतरी स्थिति बताओ तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। अब यहीं पर मैंने आपको एरो बना दिए, तो आपको डिस्टेंस बताता हूँ कि उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश की लंबाई हुआ है 605 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की मध्य प्रदेश की लंबाई हुआ है 870 किलोमीटर। तो ये भी आपको इसी के साथ याद रख लेना। तो ये अक्षांशीय स्थिति, ये देशांतरी स्थिति, उत्तर से दक्षिण तक मध्य प्रदेश 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश 870 किलोमीटर। ये हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के संबंध में। अब इसी अक्षांशीय रेखा में आपको एक मिलेगी 23.5 डिग्री अक्षांश, जो 21 22 से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो मध्य प्रदेश बीच में से जाएगी, उसको हम कर्क रेखा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री में आपको यही बना देता हूँ, उसको कर्क रेखा कहेंगे, जिसका चैप्टर हम आगे अभी उसके बारे में पढ़ना है, कितने जिलों के संभाग से गुजरती वो भी आपको बताऊँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यह तो हमारा एक टॉपिक हो गया कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं जलवायु पर। देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, जलवायु के संबंध में मैं आपको बताऊं
कि संपूर्ण पृथ्वी पर मैंने अभी आपको बताया था एक अक्षांशी रेखा गई है, और इसी अक्षांश रेखा और इसके ऊपर 23.5 डिग्री अभी जो मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी, और एक 23.5 डिग्री एक ये मकर रेखा होती है दक्षिणी गोलार्ध। अब जो सूर्य भाई साहब है सूरज, ये उत्तरी गोलार्ध में जब चलते हैं तो इसी के बीच रहते हैं, यानी कर्क रेखा और इसको 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी के बीच क्या करता है, लाइज करता है हमारा सूर्य, और फिर नीचे आता है तब तो वो मकर रेखा तक जाता है। लेकिन उत्तर में जब आता है तो ये जो वाला बेल्ट पड़ता है ना, वैसे संपूर्ण पृथ्वी का ये जो पूरा एरिया है इसको उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश से गुजर रही है, इस प्रकार मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधी, इसको पूरा कटिबंध कहा जाता है, और ये पूरा कटिबंध कैसा है, उष्ण कटिबंध है संपूर्ण पृथ्वी का। और मध्य प्रदेश से चूंकि कर्क रेखा गुजर रही है तो निश्चित रूप से बात है कि मध्य प्रदेश जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंध। अब नेक्स्ट आप देखिए जलवायु। अब मध्य तो मैं आपको जलवायु कैसी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, अर्थात मानसून से वर्षा मध्य प्रदेश प्राप्त करता है भारत की तरह, तो जलवायु उष्ण कटिबंध के साथ मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है। अब यहाँ पर मैंने 2 विशेष फैक्ट लिख दी कि मध्य प्रदेश का भौतिक वातावरण हम आगे पढ़ेंगे तो और ज्यादा हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, लेकिन विशेषकर 2 आपको अभी याद रख लेना है कि जो उत्तरी भाग है, जो हमारा ग्वालियर भिंड मुरैना वाला बेल्ट है, यहाँ पर क्या होता है, सर्दी में ज्यादा सर्दी, गर्मी में ज्यादा गर्मी, अर्थात जलवायु कैसी, एक जैसी नहीं, विषम जलवायु, विषम। तो आपको याद रख देना है विषम जलवायु। बल्कि मालवा जो पठार है ना, ये जो मालवा पठार पड़ता है, यहाँ की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है। और कैसी जलवायु, जब अच्छी जलवायु होगी तो सम होगी, मतलब इंसान के अनुकूल होगी, मतलब कह सकता हूँ कि इतनी अनुकूल कि वहां का इंसान ज्यादा शांत होगा। इसलिए आप देखना कभी मालवा जाओगे ना तो मालवा का आदमी काफी ज्यादा शांत होता है, क्योंकि जलवायु कैसी है, सम। जलवायु का इंसान के नेचर पर काफी इफेक्ट पड़ता है। और जब आप भिंड मुरैना के आप आओगे तो भिंड मुरैना का आदमी आपको गर्म मिलेगा, क्यों, क्योंकि जलवायु ही ऐसी। गलती उस व्यक्ति की नहीं, वो क्रोधी है, ज्यादा सामान तो उत्तेजित है, नहीं, जलवायु का बहुत इफेक्ट इंसान की बिहेवियर या व्यवहार पर पड़ता है। और मालवा जलवायु की सम, तो यहाँ पर आदमी लड़ता झगड़ता ही कम है, मतलब इतनी अच्छी जलवायु यहाँ की कि फाइयान एक यात्री हुआ है साहित्य, फाइयान इतिहास में उसने कहा है कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कह दिया, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, अर्थात विश्व की सबसे अच्छी जलवायु मालवा पठार की। तो कुछ ना कुछ बात जरूर रही। तो ये जलवायु वाला टॉपिक हमने कवर किया। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ता है, अब क्या पढ़ना है, वर्षा, वर्षा वाला टॉपिक। वर्षा पे जब आप आओगे, वर्षा देखिए, मध्य प्रदेश की जो वर्षा है मानसून से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश की जो औसतन वर्षा है संपूर्ण वर्ष की वो है 112 सेंटीमीटर। ये हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। अब केवल डेटा फैक्ट ज्यादा चलेंगे, जैसे आपको डेटा बिल्कुल डेटा ज्यादा मिलते चलेंगे, है ना। तो जैसे 112 सेंटीमीटर। फिर मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है पंचमढ़ी, ज्यादातर व्यक्तियों ने नाम सुना ही होगा। सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में यही होती है 212 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है भिंड के गोहद में, भिंड के गोहद में मात्र 55 सेंटीमीटर, ये वर्षा न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। अब देखो इसी एरिया में मैंने अभी आपको बताया है जलवायु कैसी है, विषम, अर्थात गर्मी ज्यादा सर्दी ज्यादा, फिर वर्षा भी कम हो रही है। तो इंसान कब तक नहीं, इसलिए यहाँ का इंसान कैसा होता है, क्रोधी टाइप होता है। वर्षा भी कम है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, सर्दी भी बहुत पड़ रही है, तो यहाँ का इंसान इतना कट्टर हो जाता है, तो उसके बिहेवियर में, नेचर में कहीं ना कहीं कट्टरपन आ जाता है। जबकि यहाँ देखो वर्षा भी ज्यादा हो रही है पचमढ़ी में, और फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश की वर्षा तो है ही 112 सेंटीमीटर। आगे जब हम पढ़ेंगे तो वर्षा का एक पूरा टॉपिक है, मैं आपको एक एक चीज वर्षा की बताता चलूंगा। अभी हमें, क्योंकि हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं, तो एक हम ओवरऑल इसका आस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं कि हम ओवरऑल समझ विकसित कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की संपूर्ण वर्षा कितनी है, औसतन वार्षिक 112, और सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी 212, और न्यूनतम वर्षा भिंड गोहद 55 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कर्क रेखा। जैसे मैंने ये अभी आपको बताया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजर रही है, मैंने अभी आपको बताया था। तो हम कर्क रेखा को ही हम देख लेते हैं। अब जो कर्क रेखा है ये मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के बिल्कुल कई थी ना मध्य में से गुजरती, और यहीं पर मैं अभी आपको बनाया था एक पठार, इसका नाम क्या था, मालवा का पठार। और मालवा के पठार को ये मध्य से 2 भागों में बांटकर चलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आखिर कितने जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले सर,
तो सर रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, इसी क्रम में आपको याद करना है, रतलाम उज्जैन, क्रम भी पूछ सकता है कई बार। तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, यानी लगभग 14 जिले ऐसे हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा गुजरती है। भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जितनी भी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें सबसे ज्यादा जो लंबाई कर्क रेखा की है वो हमारे मध्य प्रदेश से ही है। इसलिए एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो कि सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और वो 14 जिले आपको क्रम से याद करने पड़े। ठीक उसी प्रकार एक देशांतरी रेखा जो भारत के संपूर्ण समय को निर्धारित करती है, वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा भी कहा जाता है, और वो एकमात्र जिले मध्य प्रदेश की गुजरती है सिंगरौली, जो सबसे पूर्वी जिला भी है। तो ये दो फैक्ट हमारे लिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आखिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और मानक समय रेखा जो भारत की 82.5 डिग्री है, जो 5.5 घंटे आगे है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मैंने आपको बताया, तो वो आपके एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिले पढ़ लिए हमने, सब चीज पढ़ ली, लेकिन संभागों की जब हम चर्चा करें कि ये कोई नहीं बताता है कि संभागों से भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं ये भी पढ़ना पड़ेगा आखिर संभाग कितने होते हैं। तो संभागों में जवाब दोगे तो ये हमारा कौन संभाग है, उज्जैन संभाग, तो एक उज्जैन संभाग से होकर गुजरती है। फिर भोपाल संभाग, एकमात्र संभाग जिसके 5 जिलों से होकर गुजरती है, वो भोपाल संभाग। उसके अलावा सागर संभाग, और फिर जबलपुर संभाग, और लास्ट हमारा शहडोल संभाग। यानी 5 संभाग ऐसे हैं जिनसे हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती। कौन कौन से, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर और शहडोल। तो इस प्रकार कर्क रेखा 14 जिले, और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 संभागों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, कर्क रेखा भी हमने पढ़ ली, कर्क रेखा वाला टॉपिक भी हमारा हो गया। नेक्स्ट बचा है केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु हम देखते हैं आखिर केंद्रीय बिंदु मध्य प्रदेश में कहां कहां है और किस किस क्षेत्र के हैं। जैसे ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अखंड भारत जो है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में है। एक गौरव की बात है मध्य प्रदेश के लिए। जैसे बरसाली ग्राम बैतूल, बरसाली ग्राम जो बैतूल है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, वो है बाबा मंगलनाथ का मंदिर। तो मंगलनाथ मंदिर जब उज्जैन में जाओगे तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। वहीं भारत का केंद्र बिंदु भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश भी है, इस कारण से केंद्र बिंदु भारत का है, उसका नाम है मनोहर ग्राम कटनी। अब मनोहर ग्राम, मनोहर एक व्यक्ति हुए हैं भारतीय इतिहास में महान व्यक्ति, जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के नाम पर ही मनोहर ग्राम का नामकरण किया गया है, जो कटनी में स्थित है। तो इस प्रकार अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली ग्राम बैतूल, संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, और भारत का केंद्र बिंदु मनोहर ग्राम कटनी। तो हमारा केंद्र बिंदु वाला टॉपिक भी हमारा हो गया, जो मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी में है। उसके बाद अब जो हमारा टॉपिक रह गया है, कुछ अन्य फैक्ट हम देखते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी वाला टॉपिक देखिए कि प्रशासनिक राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, तो वो आपको पता ही है कि जहां से प्रशासन कंट्रोल किया जाता है वो हमारा भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक उसी प्रकार संस्कार राजधानी, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्कार राजधानी कहते हैं हमारी जबलपुर को। जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, तो पहले बात चल रही थी कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजधानी भोपाल को बनाया गया था, वरना आज ये दर्जा प्रशासनिक का जबलपुर के पास होता। लेकिन अभी के लिए हमें यही जो है सो हम पढ़ना है, प्रशासनिक राजधानी भोपाल, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक और खेल राजधानी वो हमारी इंदौर, इंदौर को आर्थिक और खेल राजधानी कहते हैं। ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली को, बेड़न, बेड़न इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली तो है ही, लेकिन अगर बाय चांस अगर पेपर में डिटेल में दे दे तो बेड़न सिंगरौली आपको याद रखना है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र में आपको बताया था, ठंडा भी रहता है पंचमढ़ी। संगीत राजधानी मैहर, मैहर घराना नाम सुनाई होगा जो बच्चे एमपी पढ़ते हैं उन्होंने। प्लस चित्रकला राजधानी, जहां से मानव इतिहास के प्राचीनतम चित्रकला के वो है भीम बेटका, भीम बेटका रायसेन।
को कहा जाता है चित्रकला। तो ये राजधानियों संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट अगर हम चलें तो अब मध्य प्रदेश के अन्य नाम वाला हमें सामान्य जानकारी के अंतर्गत पढ़ना है। जैसे अब मध्य प्रदेश का अन्य नाम, तो पहला नाम है हृदय प्रदेश। क्या नाम है? हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश, क्योंकि बिल्कुल भारत के बीच में स्थित है। भारत के जैसे मानव का हृदय होता है ना, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश स्थित है हृदय प्रदेश। हीरा प्रदेश क्यों? क्यों भैया, हीरे में एक अधिकार प्राप्त है मध्य प्रदेश को, कि भारत का कोई भी राज्य नहीं है जो हीरा उत्पादित करता हो, लेकिन मध्य प्रदेश एक अधिकार प्राप्त करता है हीरा में। इस कारण मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहा जाता है। वन राज्य, संपूर्ण भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, इस कारण से वन राज्य कहते हैं। टोटल क्षेत्रफल आप वनों का देखोगे तो वो है 77,492 वर्ग किलोमीटर। तेंदुआ राज क्यों कहते हैं भैया? तेंदुआ राज इसलिए कहा जाता है सर कि सर्वाधिक तेंदुए भारत में मध्य प्रदेश में 3,900। फिर भेड़िया राज, सबसे ज्यादा भेड़िया भी मध्य प्रदेश में 772। चीता राज्य तो आपको पता ही है, अभी सबसे ज्यादा न्यूज में चीता ही चल रहा है। कूनो पालपुर में संरक्षण, पूरे भारत में एकमात्र स्थान जो था कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में, जिनको चीता संरक्षण हो रहा है, चीता राज्य भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइगर स्टेट तो है ही, क्योंकि 785 बाघों के साथ मध्य प्रदेश बाघों के संख्या में नंबर टॉप पर है। हाल ही में अगर आप करंट से अगर आप परिचित होंगे तो करंट में एक मुद्दा काफी ज्यादा बूस्ट ले रहा है, वो ये कि बांधवगढ़ से बाघों का तस्करी किया जा रहा है। बाघों को मारकर उनके दांत, खाल इत्यादि तस्करी की जा रहा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के एनजीओ शामिल हैं। तो टाइगर स्टेट से संबंध में ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज शामिल अभी चर्चा में विषय है। टाइगर स्टेट, इसको अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे। जैसे गिद्ध राज्य भी है, तो सबसे ज्यादा गिद्ध भारत में मध्य प्रदेश में 9,400। राष्ट्रीय उद्यानों का राज क्यों? क्योंकि अर्थात भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में संख्या 11, इसके कारण राष्ट्रीय उद्यानों का राज। और घड़ियाल राज्य, घड़ियाल किस नदी की देन है? तो वो है चंबल। चंबल में घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसके संबंध में मुरैना में घड़ियालों के लिए संरक्षण केंद्र है, जिसका नाम है देवरी घड़ियाल संरक्षण केंद्र। इसके अलावा और भी है मध्य प्रदेश में, लेकिन सर्वाधिक जो घड़ियाल हैं वो चंबल नदी में देखने को मिलते हैं, जिनकी संख्या 1255 मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है घड़ियालों की संख्या में। अब मैंने आपको बताया कि मैंने एक चीज छोड़ी, वो है सामान्यतः नदियों का मायका। अब यहाँ पर शायद ही कोई मुझे बता पाए कि आखिर मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। ये आपको ही पता है, आप में से कोई बता सके तो बताइए, क्यों आखिर मध्य प्रदेश नदियों को मायका कहते हैं। देखिए सिंपल से डेली जी लाइफ के हम उदाहरण देखें तो एक जब लड़की होती है तो शादी के बाद जब वो अपना घर छोड़कर जाती है तो किसी अन्य घर में जाती है। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से निकलती तो है, जन्म तो मध्य प्रदेश में लेती हैं, लेकिन वो फिर जब अपना अंत होता है उनका जो होता है वो किसी अन्य राज्य में होता है। इस कारण से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कोई भी एक बड़ी नदी मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं जो मध्य प्रदेश से ही निकले मध्य प्रदेश में समाहित हो जाए, नहीं। मध्य प्रदेश जितनी भी नदी है तो मध्य प्रदेश से निकलकर किसी अन्य राज्य में जाती है, दूसरे के घर जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के अन्य नामों में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिदृश्य हम देख लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 29 है, 29 लोकसभा सीटें हैं। जो जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तो उससे पूर्व मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें थी 40। अब वर्तमान में कितनी है? 29। और उस 29 में से 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? आरक्षित है। तो ये फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य सेकंड नंबर पर आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की वर्तमान सीटें कितनी? 11, लेकिन गठन के पूर्व कितनी थी? 16। ठीक है, ये फैक्ट है। फिर वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी मध्य प्रदेश की? 230। जब मध्य प्रदेश गठन नहीं हुआ था, यानी जब छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तब कितनी थी? 320। वर्तमान में कितनी है? 230। फिर इस वर्तमान 230 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें और जनजाति के लिए 47 सीटें हमारी क्या है? आरक्षित है। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक स्थिति, यानी न्यायालय की हम स्थिति पढ़ते हैं। देखिए हाईकोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वर्तमान में कहाँ है? जबलपुर में। लेकिन गठन आपसे कोई पूछ सकता है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन हुआ तो उससे पूर्व तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहीं होगा, तो वो था नागपुर में, क्योंकि नागपुर वाला बेल्ट भी मध्य प्रदेश के अंदर समाहित था। अब वर्तमान हाईकोर्ट जबलपुर में 1 नवंबर 1956 के बाद, और इस जो बिल्डिंग बनी ना, इस बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका नाम था राजा गोकुल दास। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। फिर किस धारा के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्वेश्चन यहाँ से अगर डायरेक्ट पुटअप कर लिए ना, बच्चे कहेंगे यार सर करने कहां से पूछना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको मिलेगा ही नहीं। ये आपको विशेष आपसे याद करना है कि राज्य पुनर्गठन जो 1956 था उसकी धारा 49(1) के तहत जबलपुर में
1 वर्ष 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। खंडपीठ कब बनी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 1968 को खंडपीठ इसकी इंदौर और ग्वालियर में अस्तित्व में आई। और नवीन खंडपीठ कहाँ प्रस्तावित, अभी हाल ही में जो बन रही है वो भोपाल में बन रही है। यहीं से क्वेश्चन कल मैं पूछूंगा, क्योंकि अब अगली जो क्लास होगी वो सामान्य परीक्षा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, जिससे आपका एक टॉपिक कंठस्थ, मैं आपको बार बार स्ट्रेटेजी वीडियो में बता चुका हूँ कि टॉपिक हम आपको ऐसा कवर कराएंगे कि यूट्यूब पर कुछ ने कराया नहीं होगा। हर टॉपिक इतना बेसिक से और मजबूती के साथ कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य तो वो है माच। माच जो मालवांचल का है, और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इनको 2024 में पद्मश्री दिया गया, और यही क्वेश्चन इस बार पीएससी 2000 प्री में भी 24 के प्री में आया भी कि ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस विधा से है, तो आपको लगाना था माच, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजकीय नृत्य मध्य प्रदेश का जो है वो सामंता। राई जो बुंदेलखंड का है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। अब विशेष क्या है इसमें कि इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कभी भी पीएससी पूछ ले हैरान मत होना, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राई नृत्य की चर्चा किस ग्रंथ में की गई, पद्मावत ग्रंथ में, जिसके रचनाकार कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक जायसी कह सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी आप लिख सकते हैं। पद्मावत ग्रंथ में राई नृत्य की चर्चा। प्लस नृत्यकार जो नृत्य करता है इस नृत्य में, उसको क्या कहते हैं, बेड़नी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड़नी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र में यही व्यक्ति कंफ्यूज होता है वाद्य यंत्र में कि मृदंग की, क्योंकि बुंदेलखंड का जो व्यक्ति होगा उसने ढोलक ज्यादा देखी होगी तो लगता है ढोलक की राई में बुंदेलखंड में होगा, लेकिन उल्टा है। बुंदेलखंड में जो वाद्य यंत्र वो है मृदंग, और ढोलक जो है बघेलखंड में प्रयुक्त होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार है ज्ञानेश्वरी देवी जो कटनी की। ठीक है, तो कंफ्यूजन पॉइंट यहीं पर आपको पकड़ना पड़ेगा कि मृदंग बुंदेलखंड में, ढोलक बघेलखंड में। ये पूरे हमारे राजकीय नट और राजकीय नाट्य दोनों हो गए। नेक्स्ट टॉपिक जो है, कुछ राजकीय प्रतीक हैं, जैसे राजकीय पशु मध्य प्रदेश का क्या है, बारहसिंघा। किस प्रजाति का, ब्रैडरी प्रजाति का। किस प्रजाति का, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंघा, जो कहाँ मिलता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसलिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह को जारी किया, और एक क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है। फिर बारहसिंघा का आपको वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है कोई, तो उसका नाम है रुसवर्स डुबाउ शैली। रुसवर्स डुबाउ शैली, तो ये होगा राजकीय पशु। नेक्स्ट, राजकीय वृक्ष बरगद। बरगद का वनस्पतिक नाम फाइकस बेंगलेंसिस। राजकीय पक्षी दूधराज, जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाई फ्लाई, जिसको शाहबुलबुल भी कहते हैं। और इसका जो संरक्षण केंद्र सरदारपुर अभ्यारण्य धार और सलाना अभ्यारण्य रतलाम। फिर राजकीय पुष्प व्हाइट लिली, जिसको इसका वनस्पतिक नाम लिलियम कैंडिडम। फिर राजकीय फसल या फल आम, और वह मैंगीफेरा इंडिका। अब इसको आप सिंपल से याद कर सकते, जैसे जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, उस पर एक फूल उगा हुआ था, नीचे एक पशु खड़ा हुआ था, 4 पैर वाला पशु खड़ा हुआ था, है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो मतलब पेड़ था, यानी पेड़ भी, चिड़िया भी, फूल था और पशु भी, यानी इस डायग्राम से आप याद कर सकते हैं कि पेड़, चिड़िया, फूल और पशु ये वर्ष 1981 में जारी हुई है। 1981 अर्थात क्यों, ऐसा क्या विशेषता 1981 में जारी करने, क्योंकि मध्य प्रदेश गठन 1956 को हुआ और 25वीं वर्षगांठ 1981 मनाई गई, इसलिए 25वीं वर्षगांठ पर ये सब जारी मध्य प्रदेश में किए गए। तो एक कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि भाई एक जंगल में पेड़ था, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, चिड़िया के साथ साथ पेड़ पर एक पुष्प था, पुष्प के साथ नीचे एक पशु उन सबको देख रहा था। तो आप इस स्टोरी से याद कर सकते हैं कि चिड़िया, पशु, फूल और कहीं ना कहीं वृक्ष, ये 1981 में जारी मध्य प्रदेश के प्रतीक के रूप में हुए। तो यानी ये आपको ये याद करने के लिए आपको आसानी सहूलियत इसमें हो जाती है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कहां पर, कुछ टॉपिक बचे, जैसे राजकीय मछली। राजकीय मछली का जो टॉपिक है, जैसे जिसका महाशिर, राजकीय मछली महाशिर, जिसका वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम टोरपिटीटोरा, उसका संरक्षण केंद्र, प्रजनन केंद्र यहाँ पर है। राजकीय खेल 2013 में जारी हुआ और मछली 2011 में जारी हुई। खेल मलखंभ है, और जो इसका प्रमुख केंद्र उज्जैन, जिसके सम्मान में प्रभाजोई सम्मान दिया जाता है। और फिर राजकीय फसल हमारी बचती सोयाबीन, लाइसिन मैक्स नाम है उसका। क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्पादन प्रथम मध्य प्रदेश में और पहली बार उत्पादन इसका देवास में हुई, यही क्वेश्चन इस बार आया
इसी के साथ मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी क्लास हम यही समाप्त करते हैं और कल इसके